देखिए, अगर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या एनटीपीसी अभी जो चल रहा है आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला, जिनका बचा हुआ एग्ज़ाम है उन लोगों को, या फिर एनटीपीसी सीबीडी 2 के लिए, तो ये क्लास और ये बैच आप लोगों के लिए मतलब आपके स्पीड को 10 गुना तेज़ कर सकता है, क्वेश्चन लगाने के नज़रिया को बदल सकता है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगाने आना चाहिए। साथ में हम बेसिक अप्रोच भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते तो बेसिक लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं ऑप्शन क्या करता है, ऐसा बना देता है कि जहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं सोच पाते हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे दिए जाते हैं जहाँ आप चाहते थे कि एग्जाम में वो 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन था, लेकिन उसके बाद भी आप एग्जाम में 30-30, 40-40, 50-50 सेकंड दे देते हैं कि क्वेश्चन के लिए जज नहीं कर पाते हैं कब कौन सा तरीका आपको लगाना चाहिए। तो इसमें हम लोग टोटल 47 सेट करने वाले हैं, जो 2025 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाला आया था। ये सारी की सारी क्लासेस इसमें चलने वाली है ये बैच में। जो आप लोग जो एप्लीकेशन पे देख रहे हैं इस क्लास को, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे आपको मिल जाएगा, और इसकी प्राइस मात्र 134 रुपीज़ है। वैसे तो हर एक बैच की प्राइस 89 से बढ़कर अब 134 रुपीज़ हो गई है। हम लोग हाईटेक टेक्निक सीखेंगे इसके अंदर में, और साथ में ये सभी के सभी सेट करने वाले हैं। तो आज का जो सेट है वो आपने शायद देख लिया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 13/6/2025 वाला सेट है, और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन देखिए अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी आए थे। इसी पैटर्न पे आपको आगे ग्रुप डी में भी मिलेगा। अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि पहले से आप रेडी रहें हर तरीके से। तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास, और पहला क्वेश्चन पढ़िए और साथ में कमेंट करके भी आप लोग बताइए क्या आपसे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए, इसकी प्रत्येक कोर की लंबाई जो है 42 सेंटीमीटर है। तो हमको इतना बस पता होना चाहिए था कि जो घन का आयतन होता है वो ए क्यूब होता है, हमको 42 का क्यूब करना है। अब 42 का क्यूब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं कर सकता, लेकिन करने की जरूरत तब होगी जब हमारे पास यूनिट डिजिट अलग अलग होते, सेम होते। तो अब 2 के क्यूब में जो आता है ना वो 8 आता है, तो हम ऐसा नहीं कि अब इसमें क्यूब करके हम एग्जाम में प्रूव कर दें कि नहीं हमको मतलब क्यूब करने आता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एग्जाम में किस तरीके से आंसर निकालें। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन रहता आपके पास तो आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता, हो सकता है लास्ट का 3 डिजिट निकालना पड़ता, पहले स्क्वायर कर लेते फिर मल्टीप्लाई कर लेते, 2 डिजिट निकाल लेते, किसी भी तरीके से हम करते हैं उसको। लेकिन अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन है तो ये तो वैसे भी ईजी है, बस क्यूब करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार हर एक सेट में ये क्वेश्चन बहुत लोगों को परेशान किया है अगर आप देखेंगे तो, और हैवी कैलकुलेटिव टाइप का। अगर आप इसका सोल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बड़ा भारी सोल्यूशन आपको दिखने वाला है, लेकिन अगर आप सही तरीके से मतलब सोच पाएँ तो इसको भी इजी बना सकते हैं आप क्वेश्चन को। एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, पहले जो लोग भी अगर क्लास देख रहे हैं, कि मोहन ने एक दुकान में 1120 रुपये प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी, और दूसरी दुकान से 900 रुपये प्रति किताब की दर से 48 किताबें खरीदी। क्वांटिटी दिया है कितनी कितनी किताबें हैं। अगर मैक्सिमम बुक में या कहीं पे भी अगर आप सोल्यूशन इसका बनेगा आगे आ जाओ भी, तो यही तरीका होगा कि इनको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर टोटल बुक से डिवाइड कर लीजिए। तो यही तो पूछा ना उसने, प्रति बुक कितनी औसत कीमत, लगभग दशमलव में जो भी आएगा वो निकाल सकते थे। तो अब यहाँ पे यूनिट डिजिट का यूज कर तो सकते थे हम, लेकिन सबका यूनिट डिजिट लगभग वैसा ही कुछ दे रहा है, तो यूनिट डिजिट काम करेगा नहीं। दूसरा, ये रिकरिंग नंबर है तो डिजिटल सम भी यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिकरिंग नंबर का मतलब अगर 0.3333 ऐसे जा रहा है तो इसमें डिजिटल सम लगाएंगे कहाँ से, सब में तो वही आ जाएगा, कुछ अलग अलग नहीं मिलने वाला है। तो अब क्या करना है, इसको किस तरीके से लगाना। तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप सही तरीके से सोचेंगे तो आप जेएसएम का यूज करके लगा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, जो पहली प्रकार का बुक था, आप ट्राई भी कर लीजिएगा पहले खुद से भी। पहली प्रकार का जो बुक है वो मान लीजिए 51 किताबें, ध्यान समझिएगा, और एक 51 किताबें खरीदा, दूसरा वाला 48। इन दोनों का अनुपात तो हम निकाल ही सकते हैं कि अनुपात कितना दिया, तो 3 से कट जाएगा ये 17 और 3 से कट जाएगा ये 16, और दोनों जोड़ दिया जाए तो ये 7 6 13 और ये 33 किताबें लिए होंगे दोनों मिला के। अब इस जो 17 वाली थी इसकी जो कीमत थी वो 1120 रुपये थी, और इस वाले की जो कीमत थी वो हमारे पास 900 रुपये प्रति किताब की थी, और हमको इस 33 यूनिट की वैल्यू चाहिए कि टोटल औसत बता दीजिए कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में एलिगेशन भी लगता है, ऐसे क्वेश्चनों में जेएसएम भी लगता है, बहुत तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, डेटा बड़ा है तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा इसमें। हम जेएसएम लगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होती है, जैसे ये छोटी दोनों में से जो होता है, इसको हम ले लेते हैं कि आंसर इससे तो बड़ा आने वाला है। पहला चीज़ तो ये हो गया। अब इससे ये कितना बड़ा है ये निकाल सकते थे कि 9 2 11 यानी 220 बड़ा हुआ है। देखिए इससे कितना बड़ा है, 220, वो यही तो बोलेंगे ना 220 बड़ा है। और इसमें कितने लोग हैं तो बोलेंगे 17 लोग हैं, तो 17 से इसमें गुणा होगा और इसी को भाग देना है टोटल 33 में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से एग्जाम में किए होंगे तो आप सबसे बेहतर तरीके से किए हैं। 11 से काट दिया जाए 3 बार में, 11 से काट दिया जाए 20 बार में, यानी हम देखें तो यहाँ पे 17 दूना 34,
40/3 आ गया, मतलब जो हमारा आंसर आने वाला है 900 में इतना ज़्यादा आने वाला है। लगभग अगर भाग देंगे तो देखिए ये 300 जो है 3 से 100 बार में कटेगा, 40 जो है 13.33, मतलब ये हमारे पास 113.33 के आसपास बनने वाला है। यानी कि 1013.33 जो हमारा होगा वो राइट आंसर होगा। वो कौन सा वाला दिख रहा है हमको? ऑप्शन नंबर डी वाला दिख रहा है। कितने लोगों का आंसर आया था? किसी ने किया था? एक बार मैं कमेंट करके देख लेता हूँ। मणिकांत, दीप सैनी, डेविएशन, बिल्कुल दीप सैनी ने बताया कि डेविएशन कर सकते हैं, डेविएशन का यूज़ कर सकते थे। आप एलिगेशन भी लगाते तो भी आता, एलिगेशन में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता। ऐसे देखिए मान लीजिए 1120 रुपया था हमारे पास और एक तरफ 900 था, इनके बीच वाली वैल्यू निकालनी थी हमको और इधर इनका अनुपात दिया था 17 और 16 का। अब इनका योग जो है ना ये 33 है और इनका जो डिफरेंस है वो 220 है। ये बराबर होना चाहिए। 220 की जो वैल्यू है यहाँ से देखें कितना गुना पे, उतना गुना पे इसको करके घटा के लिख सकते हैं। टाइम तो यहाँ भी लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन करना ही करना है, तो सबसे इजी होगा। अब मैक्सिमम बेसिक लोग क्या करते होंगे एग्जाम में, वो क्या करें, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट कर देंगे। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक्चुअल बेसिक तरीका क्या होगा, 1120 गुणे में 51 प्लस 900 गुणे में 48, ये मल्टीप्लाई करने में ही समझ आएगा। दोनों को जोड़ देंगे 51, 48, 99, फिर इससे डिवाइड भी करना होगा। और ऐसा कोई नंबर तो है नहीं कि तुरंत कट जाए आसानी से, कॉमन भी लेंगे तो 3 ही ले पाएंगे, फिर करना पड़ेगा। बिल्कुल कर सकते हैं और इजी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं समझाने के लिए यहाँ पे समय लिया। अगर आप चाहते तो एग्जाम में बस अनुपात निकालते, देखते कि इससे इतना ज़्यादा है, क्योंकि ये तो ग्राफ तो हम बनाते हैं सिर्फ क्लास में समझने के लिए। अब एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि आप पूरा उसको सिस्टम तरीके से लिखिए। आप बस यही देखना था कि 900 है, इससे ज़्यादा है बोलेंगे 220 ज़्यादा था, इसमें कितने का लोग हैं, तो 17 लोग थे, 17 से हमने गुणा किया, नीचे हमने इसमें 33 से भाग दे दिया, ये आंसर आ गया सीधा। मतलब एक सिंगल लाइन में आप लिख के निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अगर दोबारा मिलेंगे तो तैयार रहेगा, रिपीट होंगे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिए, जब 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 3 साल का, जो मैंने बताया था कि अगर रेट आपका अगर रेट आपका 1/x बन जाए कभी भी, जैसे अगर ये 10% की बात करें तो ये 1/ हमारे पास 10 होता है, यानी नीचे में ऊपर में 1 फिक्स होना चाहिए। तो ऐसे केस में डिफरेंस जो होता है वो 3x + 1 होता है, प्रिंसिपल जो होता है वो x³ होता है। अब इस 10 के हिसाब से देखेंगे तो 10 × 3 30 और 31 होना चाहिए था ये, और ये 10 का क्यूब 1000 होना चाहिए था। अब इस 31 यूनिट की वैल्यू दिया था 186, तो जरूर इससे कटने वाला होगा, ये 6 बार में कट जाएगा, तो ये भी 6 गुना पे हो जाएगा 6000। मतलब ये ईजी क्वेश्चन में काउंट होता है और 6000 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये माइंड में ही लगता है, ये तो मैंने लिखा यहाँ बताया आपको, एग्जाम में बस देखा कि 1/10, 10 का 3 गुना 30, 31 से 6 गुना है तो 100, 1000 का 6 गुना 6000 हो जाएगा। इतना आना चाहिए, कई लोग लगाए भी हैं, बिल्कुल सही है। तो कॉमन क्वेश्चन है, इजी है, चलिए इसको स्किप करते हैं। अच्छा, कोई ये सोचेगा कि अगर रेट हमारा 1/x नहीं बना तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ बता देता हूँ कि रेट तो ऐसा भी हो सकता है, हम एक नॉर्मल नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 5% रेट है, ये वैसे 1/x में बन जाएगा, लेकिन जब हमको 3 साल का अंतर चाहिए तो हमारा SI जो होता है ना वो 3 गुना होता है, यानी 15%, और जो CI होता है इसको हम इस तरीके से निकालते हैं, 5 का क्यूब 125 यानी 2, 5 का स्क्वायर 25, 3 75, 76, 5 × 3 15, यानी ये इनका 3 साल का CI ही निकालें, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे 0.7625, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब बाकी और भी डिटेल में जानने के लिए CI वाली क्लास देखिएगा आप लोग, ऑलरेडी बताया गया होगा हर तरीके के क्वेश्चन को करना। इस बार 2025 वाले में ग्रेजुएट लेवल में, और इस बार जो 12th लेवल का एग्जाम हो रहा है वहां पे भी पाइप एंड टंकी के 2-2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन तो दे ही रहा है, टाइम एंड वर्क भले नहीं दिया लेकिन पाइप एंड टंकी दे रहा है, या तो एक टाइम एंड वर्क आ रहा है, एक पाइप एंड टंकी आ रहा है, या फिर दोनों के दोनों पाइप एंड टंकी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्वेश्चन में जो भी आ रहे हैं बेसिक लेवल वाले आ रहे हैं। अगर आप एक क्लास भी देख लेंगे, जो आपको पाइप एंड सिस्टम वाली क्लास कराई गई है आपके बैच के अंदर में, वो 100% सफिशिएंट है। एक क्लास 1 घंटे की, हर एक टाइप का क्वेश्चन उसके अंदर में है, 20 क्वेश्चन, 20 अलग अलग जितने भी वेरिएशन है सारे हैं। जो आपके एग्जाम में आ रहा है वो सिंपल लेवल वाला है कि एक जैसे क्वेश्चन में क्या बोला, एक टंकी तल में एक होल है, होल भी जो होता है टंकी में वो भी एक तरीके से नल होता है, लेकिन वो पानी निकालने का काम करता है, तो वो भी नल होता है जिससे पानी रिस रहा, और एक टंकी 8 घंटे में भरने वाला है और जो होल है वो 10 घंटे में खाली करने वाला है। तो भरी हुई टंकी को खाली कर सकता, नल होल दोनों खुले हों तो टंकी खाली कितने, अगर 2 का बात दिया हो तो इन्हीं दोनों गुणा कर लेते हैं बस। देखिए इन्हीं दोनों का एग्जाम में इतना ही करना, और इन दोनों का अंतर एक भरने वाला एक खाली करने वाला, तो अंतर कितने का, 2 का, यानी कि इसका आंसर 40 आ जाएगा। ये हमेशा कर सकते हैं। अगर 2 की बात होगी तो ईजी है। सर टाइम एंड वर्क में क्या होता था, दोनों तो भरने वाले काम करने वाले थे, दोनों गुणा करके दोनों को जोड़ते थे इसमें। अगर ये दोनों भरने वाले होते हैं तो इन 8, 10, 18 यहाँ लिखना पड़ता नीचे में, लेकिन एक खाली करने वाला है तो इसमें माइनस हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस में। और ऐसे भी लगाना चाहे तो बहुत कॉमन क्वेश्चन में आता है, ये एक 8 घंटे में भरने वाला है और एक खाली करने वाला है,
तो जो खाली करने वाला देखिए, अगर एलसीएम इनका 40 ले लिया जाए, ये 5 बार में, ये 4 बार में, ये माइनस होगा 4, क्योंकि ये खाली करने वाला। तो इस 40 को ये 5 भरेगा और ये 4 खाली करेगा। एक्चुअल में ये 1 ही भर पाएगा हर घंटे में, तो 40 घंटे इसको लग जाएंगे। इस तरीके से भी करेंगे तो वही सेम ही चीज़ है। तो कॉमन क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। दूसरा, औसत का रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन भी आपके सेट में दिखा है लगभग। जैसे आप जब सेट करना स्टार्ट किए हैं, जब आप 47 सेट तक पहुंचेंगे या लगभग 4-5 सेट लगाएंगे, तो आपको ये एहसास होगा कि आप जितने क्वेश्चन शुरू के 10-12 सेट में किए हैं या 5 सेट में किए, वही क्वेश्चन रिपीट होता हुआ नजर आएगा आपको, सिर्फ उनके डेटा में चेंजेस दिखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे कि आपको लगभग 50% ज़्यादा क्वेश्चन लगेंगे कि सेम ही क्वेश्चन है अलग अलग डेटा के साथ। तो ये औसत वाला रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन भी हर सेट में आया, थोड़ा थोड़ा डेटा चेंज है कि 36 लोगों का औसत 45 है। ठीक है, ये दिया है। यदि दो संख्याएं, एक 37 और एक 53 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत। तो कभी भी औसत ग्रुप का जो दिया रहता है, अगर उससे कोई बाहर जाता है तो हम देखते हैं कि जो औसत है उससे ज़्यादा लेके जा रहा है या कम लेके जा रहा है। अगर वो ज़्यादा लेके जा रहा है तो औसत घटेगा, पहला चीज़। अगर वो सेम लेके जा रहा है तो औसत में कोई चेंज नहीं होने वाला है। और दूसरा चीज़ कि अगर वो कम लेके जा रहा है तो औसत बढ़ा देगा। तीन ही चीज़ हो सकते हैं। अब हमने देखा कि 45 औसत है और दो लोग हैं, एक 37 और एक 53, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए ये 90 लेके जा रहे हैं। और दो लोगों को अगर डिवाइड करें, मतलब दोनों लोग 45 लेके जा रहे हैं औसत में। जो दो लोग बाहर गए हैं वो ओवरऑल औसत में 45 लेके जा रहे हैं, और ये औसत पहले से 45 है, और जाने वाला भी 45 लेके जाएगा। तो क्या औसत में कोई चेंज होगा? अगर ये ज़्यादा लेके जाता तो औसत को घटा देता, अगर कम लेके जाता मतलब बढ़ा देता, और सेम लेके जाएगा तो नो चेंज, यानी औसत में कोई चेंज नहीं होगा, वही औसत रहने वाला है। तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है इनकमिंग, आउटगोइंग और इनकमिंग वाले में। नेक्स्ट, एक नाव धारा के प्रतिकूल 14 घंटे में, देखिए इसके लिए मैंने आपको एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाया है बोट एंड स्ट्रीम वाला, जिसको जरूर देखिएगा। हमने क्या बोला, बोट एंड स्ट्रीम में हमेशा बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, इनके बारे में बस आपको ढूंढना है कि क्या दिया आपको। इन चारों में से दो डेटा तो दिया ही रहता है क्वेश्चन में, बस वो डेटा आपको ढूंढना कैसे दिया है। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया यहाँ पे कि 14 घंटे में 14 किलोमीटर चल रहा है, प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम की वैल्यू यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। कैसे एक आ गया यहाँ पे, इनको इसमें भाग देंगे तो एक ही आएगा, 14 किलोमीटर 14 घंटे में। फिर बोला कि जो अनुकूल में चलता है यानी धारा के दिशा में 171 किलोमीटर चलता है 9 घंटे में, 9 से इसमें भाग देंगे 19 बार में कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 19 दिया हुआ है। अब आपसे इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, इन दोनों को जोड़ना है, 20, 20 का आधा 10, और इन दोनों को घटाएंगे तो 18 का आधा 9, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसी में से कोई पूछा होगा तो देख लेते हैं क्या पूछा। स्थिर जल में नाव की चाल, तो स्थिर जल में नाव की चाल ये वाली है, तो 10 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कॉमन क्वेश्चन में दिया, शुरुआती क्वेश्चन का लेवल है, मतलब इसमें और भी लेवल बन सकते हैं, उसके लिए आप पूरी वीडियो देखिएगा। ये कॉमन क्वेश्चन में आता है, मतलब बेसिक लेवल का क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 34% की लाभ की उम्मीद है, और यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 3417 रुपए थी, उसका लाभ कितना होगा। अब देखिए लाभ जो उसका है, देखिए स्पेशली नंबर दिखने चाहिए एग्जाम में। अगर आप देखना स्टार्ट करेंगे तो नॉर्मली कैसे लगाएंगे, देखिए हमारे पास क्या, एक सप्ताह में बिक्री जो है यानी कि 134% की वैल्यू दिया। ये कैसे आ गया, क्योंकि अगर 34% का लाभ है, 100% CP होगा, तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था कि हमारे पास 3417 है। अब यहाँ से हमको 34% की वैल्यू निकालनी है, 34% की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमको 34% की वैल्यू चाहिए तो इसमें एक नंबर दिख रहा है हमको 17। अब 17 दिख रहा तो 17 एक प्राइम नंबर है, यानी इसमें कहीं ना कहीं अगर किसी भी संख्या का 34% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वो 17 ऑप्शन में रहेगा। तो हम 17 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं, क्योंकि नंबर छोटा था, अगर बड़ा होता तो सॉल्व भी कर सकते थे। 17 बचे 85, 20 बचेगा नहीं कटेगा, 17 बचे 85, 15 बचेगा नहीं कटेगा, 17 बचे 85, 14 बचेगा नहीं कटेगा, 17 बचे 85 और 17 बचेगा कट गया। तो ये आंसर हो गया। हमने 17 से चेक कर लिया, अगर हमको मिल गया, ऐसा दिख गया कहीं 26% दिख गया 13 देख लेंगे, 65 दिख गया 13 देख लेंगे, मतलब ऐसे नंबर दिखते हैं। 85% में आप देख लिए, 17 देख लिए, 68 दिख गया, या कुछ ऐसा प्राइम नंबर 6.5% दिख गया तो वहाँ 13 दिख रहा है। तो कुछ नंबर आपको विजिबल होंगे, कहीं मान लीजिए 8.5% दिखा हुआ तो वहाँ पे भी आपको दिखना चाहिए कि 17 का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो आपको नंबर दिखेगा। नहीं तो बेसिक तरीका यही बोलेगा कि 3417 और गुणे में हमारे पास 34 बटे में 134। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर, जो भी आएगा। नॉर्मल इसी तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को इजी बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने एक बार बताया भी था आप लोगों को ट्रिक वाले क्लास में। एक चीज़ इसमें रीड करना होता है एग्जाम में कि कब आपको क्या चीज़ दिखना चाहिए आपको, यानी कि डिपेंड करता है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है कि ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है, इस बार भी आ रहा है, अंडर ग्रेजुएट लेवल में हर सेट में कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा आपको।
2 बैग और 11 पेन की कुल कीमत दिया है, जबकि 10 बैग और 10 पेन की कुल कीमत दिया है 8 बैग और 8 पेन की कीमत कितना अधिक होगा। तो यहाँ ट्रिकी पॉइंट ये था कि यहाँ क्वेश्चन में गलती क्या किया उसने कि 8 बैग और 8 ही पेन की कीमत का अंतर पूछ लिया। मतलब 8 बैग और 8 पेन के अंतर पूछ लिया, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 8 का मल्टीपल होगा। अब 8 का मल्टीपल होगा तो 8 का मल्टीप्लिकेशन बड़ा ईजी होता है कि अगर 3 अंकों की संख्या है तो अगर ये सम संख्या है तो ये 8 से कटने वाला होना चाहिए, तो ये कट गया। सम संख्या है तो 8 से कटने वाला होना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा, मतलब ये पहला वाला ही आंसर हमारा हो गया। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार आपको ऐसा मिले, आप ऐसा ढूंढ पाते हैं, मतलब ये तो आपके उस पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और क्या क्या चीज़ें आप दिमाग लगाते हैं। लेकिन ये चीज़ तब आप सोच पाते हैं ना जब आपको बेसिक चीज़ें आती है। तो बेसिक क्या होगा इसका, नॉर्मली आप इक्वेशन बना सकते हैं। बैग को आप एक्स मान लीजिए, बैग ही लिख दीजिए, 2 बैग और प्लस 11 पेन की वैल्यू 505 दिया हुआ है, और हमारे पास 10 बैग दिया है तो हम 10 बैग क्या, एक बैग मान लेते हैं। एक बैग और एक पेन की जो कीमत है वो 131 रुपये। ये इसमें जीरो काट दिया हमने, इधर से 10 10 था तो बात एक ही चीज़ है, इसलिए कर दिया। अब दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं। पहले मान लीजिए पेन ही निकालना है, इसको हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, ये 200 कितना हो जाएगा, 262 हो जाएगा। अब इनको घटा लेंगे तो ये माइनस, तो ये वाला घट गया, यहाँ से 9 पेन की वैल्यू आ गई। अब ये यहाँ से घटा लीजिए, ये वाली वैल्यू 3 दिख रही है, ये 4 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अब ये नंबर दिया है तो कटेगा ही कटेगा ये, और हमारे पास 27 आ गई। अगर पेन की वैल्यू 27 आ गई तो हम किसी में भी रख लेंगे, इसी वाले में कि बैग और पेन की जो कीमत थी 131 थी, तो इसकी वैल्यू अगर मैं 27 यहाँ रख लूँगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, घटाने की जरूरत नहीं, यहीं पे पुट कर लिया करिए वैल्यू। देखिए 27 है, इसमें 27 घटा लेंगे, 104 रुपये आ जाएगा। बाकी आपको अब काम जो करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे 8 था, अब इसका जो हमारे पास इसकी वैल्यू थी 104 था, इसमें 127 घटाना था, बाकी 8 से गुणा कर देते, आंसर वही मिलने वाला होता। लेकिन इतना भी करने की जरूरत नहीं थी अगर आपके पास ऐसा कुछ नंबर दिए क्रिएट किया है तो। बाकी आगे जो सेट होंगे उसमें दिखेगा आपको, जैसा होगा तो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी तो इक्वेशन लगाने का भी तरीका मैं बताऊंगा वैदिक मैथ्स वाले तरीके से। अब देखिए ये वैदिक मैथ्स वाला तरीका क्या होता है कि इसमें इसका मल्टीप्लाई करके गुणा करते हैं, लेकिन क्वेश्चन कॉमन है तो इसमें अभी ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। बाकी जब नया सेट आएंगे तो उसमें देख लेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन ये भी आपको पहले भी आता था, आजकल और ज़्यादा रिपीटेड है। इस आप देखेंगे 2024 वाले में, एएलपी वाले में, आरपीएफ वाले में, या फिर एनटीपीसी सीबीटी 1 में, हर जगह ये दिखा है। सीबीटी 2 में भी आपको मिल सकता है ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लगाते हैं, देखिए जैसे ये नंबर है ना, इनको फ्रैक्शन में लिखिए आप पहले, 27/57। दूसरा हमारे पास 27/54 है, और ये तो वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, बस मैं यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इसको दोबारा लिखिए और फिर उसके बाद फिर सॉल्व करिए। लिखने में भी पेन कितना ज़्यादा चलाते हैं उस पर भी आपका टाइम वेस्ट होता है, हर चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। बस ये देखिए इससे कितने बार में भाग जा सकता है, तो बोलेंगे 27 दूना 54, तो 2 से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, प्लस का साइन मतलब 2 से ज़्यादा होगा। 27 दूना 54, ये 2 के बराबर ही है, इसमें कुछ नहीं है। 18 तिया 54 यानी कि 1/3 से थोड़ा ज़्यादा बार जाएगा। 30 से अगर भाग देंगे 2 गुना तो नहीं है, लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि 1.5 गुना पे है, मतलब 1.5 से थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अब एक चीज़ हमने इसमें बस क्या किया, इसमें पॉइंट यही नोट किया कि हर एक क्वेश्चन में ऊपर में हमने सबको सेम कर दिया 1 करने से आपको फायदा हो जाएगा कि नीचे में जितने छोटे नंबर से भाग देंगे वही सबसे बड़ा होगा। जैसे इनमें सबसे छोटा जो है वो ये वाला है, बाकी ये 2 से बड़ा है, ये 2 है, ये 3 से बड़ा है, तो अब जितने बड़े नंबर से भाग देंगे वो छोटा निकलेगा। आप कॉमन सेंस सोचिए, जितना बड़ा कोई भी नंबर है ऊपर में सब में सेम रख दें, छोटे नंबर से भाग देंगे तो बड़ा आएगा। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, ये वाला होगा। बड़ा कौन सा होगा, ये वाला होगा। यानी कि 30/49 कौन सा वाला, ये वाला लार्जेस्ट होगा अगर आपसे बड़ा अनुपात पूछा है तो। छोटा पूछता तो हमारा क्या होता है, ये वाला आता, यानी दूसरा वाला आता। ठीक है, तो ये निकाल सकते हैं इस तरीके से, कॉमन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप कोशिश करना है कि इस तरीके से निकालिए और आसानी से बनाइए। बहुलक कितना होगा, अब ये कोई क्वेश्चन है नहीं, अगर ये बेसिक नॉलेज पे बेस है कि आप जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार दिखेगी वही बहुलक होता है। इसमें सबसे ज़्यादा हमको 4 दिख रहा है, 4 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। मे भी 4 ऑप्शन में है कि नहीं ये भी चेक करना है। 4 है ऑप्शन में तो यही होगा। बाकी एक अगर देखना चाहे तो एक बार, 2 बार दिख रहा है, 2 बार देखेंगे 2 2 2 नहीं है, 5 भी हमको 2 ही बार दिख रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक चेक करने वाली बात है कि इस तरीके से किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आगे चला जाए तो देखिए ये भी कॉमन क्वेश्चन में आता है। कॉमन 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 16 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, कॉमन क्वेश्चन है। मतलब हम लिख सकते हैं 16 सीपी जो है वो 10 हमारे पास सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का जो अनुपात होगा, एसपी वाला सीपी का हो जाता है और सीपी वाला एसपी का। यहाँ से 60% सीधा सीधा दिख रहा है और ये लाभ दिख रहा है, ज़्यादा है मतलब ये लाभ होगा। 100 से 160 बना लीजिए, या 10 से 5 से 8 बना लीजिए, जैसे भी करेंगे। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसमें कोई
तृतीय अनुपाती बहुत क्वेश्चन इस बार पूछा गया, मीन प्रोपोर्शन भी आया था, लेकिन तृतीय अनुपाती इस बार सबसे ज्यादा एनटीपीसी में पूछा गया। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है हमारे पास, ये जो सेकंड वाला होता है, यानी थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है, अगर दो नंबर कोई दिया हो ए और बी, तो ये हमेशा थर्ड वाला b² होता है। वैसे तो आप बना भी सकते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझिए क्यों ऐसा करते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। तो दूसरे वाले का हमको स्क्वायर करना है, यानी 2 बार लिख देना है, और पहले वाले से भाग दे देना है x × x से। तो देखिए ये x काट देगा, 6 से ये 3 बार में कट जाएगा, 18 × 3 = 54 और y², तो 54y² सी वाला होगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसमें मतलब कोई लॉजिक ऐसा नहीं सोचना है। जो ये सिंगल लाइन वाले 3 क्वेश्चन आपको दिखे अभी तक, जो कि मतलब सीधा सीधा सभी लोग बना लेते हैं नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन को। अब ये 8 डिजिट का नंबर है और डिविजिबल है 9 से, तो ये भी इजी में ही काउंट होता है कि क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी बड़ी आसान होती है कि 9 से देखिए ये कट गया, 2 9 कट गए, 5 4 9 कट गया, 3 1 4 2 6 बचा है, 6 + p को अब 9 से भाग देना है, तो इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। 3 रखने पे ये कट जाएगा। इससे बड़ी वैल्यू भी रखा जा सकता है, ऑप्शन में जो है चेक भी कर सकते हैं, 6 4 10 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, नहीं कटेगा, तो यही वाला आंसर होगा 3 वाला। तो ये भी ईजी में आया था। अब देखिए एक ही सेट में दो क्वेश्चन, किसका, पाइप एंड टंकी वाला, सिस्टम वाला क्वेश्चन, कि 18 घंटे में भरता है, दूसरा 24 घंटे में खाली करता है, और दोनों नल खोले जाते हैं। तो हम, और इसमें लेकिन थोड़ा सा चेंज था कि एक टंकी का 3/4 भाग, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तरीका मैंने जो बताया था कि 18 और ये कितना है 24 है, इनके डिफरेंस से भाग देना। डिफरेंस मतलब इनका डिफरेंस कितने का, 6 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कि इसका आंसर 72 आता अगर क्वेश्चन में कुछ और कंडीशन नहीं देता। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया था, 3/4 भाग, तो इसका 3/4 भाग निकाल लीजिए। तो ये 4 से कितने बार में, 18 × 3 = 54, यानी कि यहाँ पे 54 आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, 54 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ बेसिक बॉडमॉस वाले भी क्वेश्चन आते हैं, इसको तो आप वैसे ही लगा सकते हैं। 30 × 30 90, -90 है, यानी -60 + 60 90 -90 और 30 फिर से माइनस और 6 90, मतलब ये कॉमन क्वेश्चन में ये भी काउंट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मतलब अभी जो लास्ट के भी 5 क्वेश्चन मिले ये बहुत ही कॉमन थे। ठीक है, मतलब ये इसको लगभग सभी लोग कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, ABC और XYZ सर्वांगसम त्रिभुज है। सर्वांगसम का मतलब होता है कि उनके सभी कोण बराबर, मतलब कॉपी पेस्ट एक दूसरे को ऊपर रख दीजिए, उनके एरिया बराबर, उनके हाइट बराबर, उनके रेडियस बराबर, मतलब हर एक चीज बराबर। तो जैसे अगर इसमें A पे जो कोण होगा वही X का होगा, जो B का होगा वही Y का होगा, जो C का होगा Z होगा। ये इसका मतलब है अगर ABC का अनुपात दिया है, यानी कि 4 तो 6 4 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलेंगे 180 होता है। अब पूछा क्या है, x और z का मान, x z क्या है, शुरू और लास्ट में है, तो a और c का मान यहाँ से क्या आएगा, a और c कितना है, 6 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, 6 यूनिट की वैल्यू। तो 18 × 6 108 आ जाएगा, 108 आपका आंसर होगा। कॉमन क्वेश्चन में है, मतलब ये भी ईजी लेवल ही मान सकते हैं इसको। अगर नेक्स्ट देखा जाए इसके आगे, अच्छा ये पैटर्न भी आपको लगभग हर एक सेट में देखने को मिला था कि अनुपात दिया था और उनका एलसीएम दिया था। तो अब देखिए यहाँ से अनुपात दिया था, अगर इनके साथ इसका एचसीएफ x मान लें हम, तो इन तीनों का जो हमारे पास एलसीएम होगा, एलसीएम, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए 5 और ये 2 कुछ कॉमन तो है नहीं इसमें, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है 5 3 8 0, 0 से 0 कट गया, एक्स ही क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा। ये बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, तो ये भी इजी लेवल ही था। तो 6 क्वेश्चन आपने देखा कि 30 में अभी तक इजी आपको दिख गए, और 7वां भी इजी दिख गया। 7 है, सब 7 के पावर 4 है, 7 का स्क्वायर है, यानी 7 वाला ही कोई आंसर आएगा। ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है इसमें, ठीक है, बाकी कर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन भी देखने को मिले थे कि जैसे एक द्विघात समीकरण दिया है, दोनों मूल एक अन्य द्विघात समीकरण के मूल हैं, तो इनमें कौन सा वाला सत्य होगा। अगर दोनों के मूल सेम है तो इनके कोएफिशिएंट भी सेम हो सकते हैं। यानी ये बोल सकते हैं, जैसे इसमें देखिए ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे ये 3 है, सी की जगह पे यहाँ पे 2 है, तो ये बोलेंगे इसका जो गुणज होगा ना इसी के बराबर होना चाहिए। गुणज का मतलब ये जरूर नहीं है कि वैल्यू सेम हो, लेकिन ये वाला आंसर आपका सही होगा, कॉमन क्वेश्चन में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस बार 2025 वाले CBT 1 में कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले गए थे, कैलकुलेटिव टाइप क्वेश्चन, और कुछ इसके ऐसे भी क्वेश्चन थे इसमें जिसका आंसर भी गलत दिया था क्वेश्चन। अब कौन से वाले सेट में होगा गलत वो मिल जाएगा जब, तो देखेंगे हम लोग। मीन प्रोपोर्शन पूछा गया। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है कि जिनका भी पूछा जाता है इन दोनों का हम गुणा करके वर्गमूल निकाल लेते हैं, या बोल सकते हैं रूट ए भी होता है तो गुणा करते हैं। 13 × 10 130 आ गया। थोड़ा ध्यान दे दीजिए, इसमें 13 का इसमें करेंगे तो माइनस में 26 √5 हो गया। 8 का इसमें करेंगे तो प्लस में 80 रूट में हमारे पास 5 हो गया। और फिर इसका इन दोनों करेंगे तो 8 दूना 16 बचे 80 हो गया माइनस में। तो अब देखिए 80 इसमें माइनस में ये वाला घट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 50, और ये वाला प्लस में आ जाएगा 26 इसमें घटा लीजिए,
तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 54√5। तो ये वाला कौन सा है, कौन सा दिख रहा है हमको, दोनों सेम आ गया क्या, हाँ ये वाला होगा। तो बेसिक कैलकुलेशन में बेस था, कुछ ऐसा यूनिक नहीं था। थोड़ा आपका स्पीड अच्छा होगा तो थोड़ा एक कोई वैल्यू निकाल लेंगे रूट वाला, लेकिन रूट वाले में हाँ अलग अलग तो है, निकल सकता था, चेक कर सकते हैं। दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देना है रूट के अंदर में। एक समानांतर चतुर्भुज का आधार और संगत ऊंचाई, तो किसी भी समानांतर चतुर्भुज का जो भी हमारे पास एरिया निकलता है, अगर हम बात करें तो देखिए इनके बीच में अगर हाइट दिया है और इनका आधार दिया है बेस, तो इन दोनों का सिर्फ गुणा ही तो करते हैं। मतलब हमको 97 में हमको 43 से बस गुणा करना था, और इसमें भी यूनिट डिजिट चेक करेंगे, 7 × 3 21, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। दो बचा हुआ है 27 और 28, 27 54 55 और हमारे पास 2 57, यानी कि लास्ट में 71 आएगा। 71 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते थे, बेसिक मल्टीप्लाई ही करना था, पूरा भी मल्टीप्लाई करते तो भी यही मिल जाता आपका। तो कॉमन क्वेश्चन है। और समानांतर चतुर्भुज में क्या पूछ सकता है, इसमें आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, इसमें एंगल वाइज सेक्टर होते हैं, कुछ भी आ सकता है ज्योमेट्री से रिलेटेड। और एरिया में क्या हो सकता है बाद में देखेंगे, ठीक है। यदि किसी डेटा सेट का बहुलक, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आया था लगभग सभी सेट में देखने को मिला है। और ये इंपीरियकल जो फार्मूला होता है हमारे पास, उसी पे फार्मूले बनता है। एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि मोड बराबर हमारे पास क्या होता है, मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार ही आते हैं आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो कैसे लगेगा, इसमें क्वेश्चन का डेटा दिया, क्या दिया क्वेश्चन ने बोला कि एक सेट का बहुलक, बहुलक का मतलब मोड जो है माध्य यानी मीन से 37.8 अधिक है। तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा ये आपसे पूछा गया है। तो अगर मैं इस मोड की वैल्यू यहाँ रख दूँ, इस मोड के जगह पे रख दिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे मीन प्लस 37.8 बराबर 3 मीडियन -2 मीन। आप इसको थोड़ा शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं इजी करने के लिए। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि अगर आप चाहें तो इस मीन को इधर कर दें और यहाँ से मीडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको इधर कर दें, जो भी जैसे भी करना चाहें, एक इक्वेशन बना के यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं मान लीजिए इसी को इधर कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 3 मीन प्लस 37.8 बटे में 3 जो होगा वो इस मीडियन की वैल्यू होगा। अच्छा मीडियन क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि बहुलक माध्यिका से कितनी अधिक होगी, मतलब माध्यिका से कंपेयर करना था, इसलिए हमने इस मीडियन की वैल्यू निकाली, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है मीडियन है, यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए ये मीन इधर आएंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ बचेगा मीडियन, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, तो अब बोला गया था कि मीडियन जो है वो मोड से कितना होगा, तो मीडियन की वैल्यू हमने निकाल दिया 3 मीन और प्लस में 37.8 और नीचे में 3 था, और मोड की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पहले से यही वाला दिया है। तो ये यही पूछा ना, बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मीन और प्लस में 37.8 हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये मीन का मीन के साथ होगा ना, तो ये दोनों मीन मीन कट जाएंगे, और ये दोनों एक बार 3 बार है तो एक बार माइनस में जुड़ जाएगा, यानी कि 37.8 का 2 गुना और इस 3 से भाग देना है। लगभग देखेंगे, देखिए 37 74 यानी 75 से 3 भाग देंगे तो 25 समथिंग वाला आएगा, और यही वाला आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्स कर सकते हैं। अब बोलेंगे इतना कैलकुलेशन करना जरूरी तो नहीं, अगर आपको फार्मूला और अच्छे लेवल से पता रहेगा तो और सीधा भी कर सकते हैं। हाँ मैंने समझाने के लिए बस कर दिया। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 25.2 वाला आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक अलमारी अंकित मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य से 22% अधिक है, लाभ प्रतिशत 7% है, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कॉमन ये भी क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आप लोग बता सकते हैं। पहले से लिखा गया उसको मार्क प्राइस कितना, 22% अधिक। अच्छा बेचा गया है उसको कितने पे, 107 पे। सीपी कितना है, तो आप बोलेंगे 100 रहा होगा, तो ये इससे कितना छूट पे होगा, एक्जैक्ट डेटा से कोई मतलब नहीं, तो ये बोलेंगे यहाँ से 15 का छूट है, किस पे है, 122 पे। अब यहाँ कैलकुलेशन पूरा नहीं करना कि 15 से जब भाग देंगे तो ये लगभग 1.8 प्लस आएगा। 15 8 120, 8 से ज़्यादा आने वाला है। अब देखिए 1/8 की जो वैल्यू होती है, 1/8 की वैल्यू होती है 12.5। अब इससे ज़्यादा से भाग देंगे तो ये इससे छोटा आएगा, 12.5 से छोटा। अब बोलेंगे अब ये भी आंसर हो सकता था, ये भी हो सकता था। अब आप सोचिए कि कौन सा वाला आंसर होना चाहिए, आप अप्रॉक्स सोचिए कि कौन सा आंसर होना चाहिए। अगर किसी को थोड़ा भी डाउट हो तो इसमें आप पूरा ही भाग दे सकते हैं,
लेकिन नज़दीकी आंसर बोला था हमारे पास, सबसे नज़दीकी यही होगा क्योंकि ये कितना ज़्यादा होगा, 2 ज़्यादा है। अगर भाग देंगे तो पॉइंट में थोड़ा सा आएगा, मतलब इससे थोड़ा कम हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी जिनको लगता है कि नहीं ऐसे नहीं करना, तो आप इसको 1500 बटे में 122 कर लीजिए और फिर इसमें भाग दीजिए कितने बार जा रहा है। जैसे हमने 150 था, एक बार भाग जाएगा, फिर हमारे पास बचा कितना यहाँ से 150 में, तो यहाँ से 28 और 280, तो 122 का 2 गुना यानी कि 12 समथिंग आने वाला है, तो यही वाला आंसर होगा। बाकी अप्रॉक्स लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं लगा सकते इस तरीके से जा सकते हैं, पूरा भाग देके इसमें 100 से गुणा करके, क्योंकि ये चाहते थे कि कैलकुलेशन करिए इसमें। किरण ने साधारण ब्याज की निश्चित दर पे 2 वर्षों के लिए 16,000 राशि उधार ली। उसने x% वार्षिक ब्याज दर पे ब्याज के रूप में 4,000 रुपये भुगतान किया। आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, नहीं ऐसा नहीं, अप्रॉक्स बहुत ज़्यादा नहीं, आप देख सकते हैं कॉमन। देखिए अगर अप्रॉक्सीमेशन आपका अच्छा है तब तो आप सोच पाएंगे, नहीं तो आप भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भाग भी पूरा नहीं देना, शुरू के 2 डिजिट निकाल लीजिए, उतना सफिशियंट है। अब देखिए यहाँ पे 4,000 आया है और ये 2 साल में आया है, मतलब कि हर साल 2-2 हज़ार रहा होगा, तो 2,000 जो है 16,000 कितना होगा, तो बोलेंगे 1/8। इस बार तो एग्जैक्ट वैल्यू 1/8 की वैल्यू मतलब 12.5%, मतलब कॉमन क्वेश्चन था ये कि 2,000 रुपये हर साल ब्याज हुआ और 16,000 रुपये था। अब इसको 1/8, इस बार 1/8 की वैल्यू अप्रॉक्स नहीं निकालनी पड़ेगी आपको, डायरेक्ट सोच सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि 3 संख्या, अब इस बार अलजेब्रा का भी क्वेश्चन था लेकिन इनडायरेक्टली वर्ड प्रॉब्लम में दिया था, ठीक है। जैसे कैसे दिया कि अलजेब्रा में ऐसे दिया था कि 3 संख्याओं का योग a + b + c, ये फार्मूला आपको आना चाहिए, वैसे तो बताया गया था क्लास में आपको। इनके गुणनफल का ab, bc और ca, इनकी वैल्यू जो दिया था -2 दिया था। ए बी सी की जो वैल्यू थी उनकी वैल्यू देखिए, गुणनफल दिया है 3 और आपसे पूछा गया है ये वाली वैल्यू। तो अब देखिए इस बेसिक फार्मूला होता है, ये फार्मूला क्या होता है, a³ + b³ + c³ - 3abc की जो वैल्यू होती है, कई फार्मूले होते हैं लेकिन उसमें से एक फार्मूला ये वाला भी, a + b + c, और इसके आगे मल्टीप्लाई में a + b + c का होल स्क्वायर -3ab + bc + ca, इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर बनते हैं। अब जो इसका जो डेटा दिया वो आपको लिख देना है, a³ + b³। अब ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं थी एग्जाम में, आपको बस डायरेक्ट पता है तो सीधा आप कर सकते हैं। इसकी वैल्यू जैसे दिया 5 तो 5 रख देंगे, इसकी वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, और दूसरा क्या था, इसकी वैल्यू -2 दिया। अगर यहाँ -2 रख देंगे तो 3 × 2 -6 25 हो जाएगा, मतलब ये +6 हो जाएगा, और ये वाला 25 और 6 कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। 31 × 5 100, हमारे पास 55 हो गया। ये जो 9 है इधर आके इसमें जुड़ जाएगा, तो एक्चुअल जो हमारा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 164 हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी करेंगे तो ईजी तरीके से हो जाएगा, कॉमन क्वेश्चन में आता है। तो 164 वाला क्या था, ये आंसर कैसे आ गया आप लोगों का, आंसर तो हमारे पास क्या आ गया, बी वाला आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 30% घर के किराए पे खर्च करता है और हर महीने इतने रुपए परिवहन पे, इतने रुपए किराने पे और शेष बचा लेता है, तो उसका मासिक वेतन। शुरू में परसेंटेज में क्या खर्च किया, 30% घर के किराए पे, तो बचा कितना इसके पास 70%। अब उस 70% को ही बाकी खर्च करने वाला, तो यही तो है 70%, ये वाला सब मिला के क्या होंगे 70% हो गए। इनको बस जोड़ लीजिए और 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, इतना ही आपको करना है। और दूसरा कि ये 70 है तो 7 के मल्टीप्लिकेशन में भी आ जाएगा, लेकिन तो भी आप पूरा कर लेते हैं इस बार। चलिए जोड़िए इनको, कहाँ गया नंबर हमारे पास, तो 8481 है, 751 है और 715 है, तो ये हमारे पास 5 2 7, यहाँ 8 5 13 14 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 7 14 18 19 आ जाएगा, 8 1 9 आ जाएगा। 7 से भाग दीजिए, कटेगा जरूर नंबर, 7 1 कम 7, 7 × 4 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 दूना 14, यानी 14 से 21 वाला ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो इसको पूरा भी भाग दे सकते हैं, तो कॉमन क्वेश्चन था ये भी, थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको। ये भी इजी लेवल वाला क्वेश्चन है कि 35% बचाता है, इस बार बहुत पूछा गया था, कॉमन क्वेश्चन में है। 35% बचाने का मतलब है 7/20, ये इनकम है इसकी, ये सेविंग है, तो बचाता खर्च कितना करता होगा 13, और आपसे यही पूछा गया उस प्रति माह उसका व्यय ज्ञात कीजिए। तो 13 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते हैं, अगर नंबर लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा है तो आप नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं कि इस 20 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 5140। 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 257 गुना में, तो 257 का से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि कौन सा वाला आंसर आएगा, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, इजी लेवल है तो इसमें क्या ही करेंगे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि साइन बराबर कॉस तभी पॉसिबल हो सकता है जब इन दोनों कोणों का योग हमारे पास 90 डिग्री होने चाहिए। तो यही जोड़ लीजिए, देखिए 5 और 1 कितना 6,
ए। कंप्लीमेंट्री तभी पॉसिबल है जैसे साइन बराबर कॉस हो, टेन बराबर कॉट हो, सेक बराबर कोसेक अगर दिया है तो उनके एंगल का योग 90 डिग्री होगा तभी होगा। और ये न्यून कोड की बात किया भी है यहाँ पे, तो ये 90 होगा। 6 से -42 बराबर 90, ये इधर कर लीजिए तो ये 6a की जो वैल्यू आ जाएगी 90 + 42, जोड़ने की भी जरूरत नहीं, आप सीधा भाग दीजिए। ये 15 बार में और 6 से ये 7 बार में, 15 और 7 कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो 22 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक व्यक्ति 63, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर आपका अभी 12th लेवल का एग्जाम है तो वहाँ काम आ जाएगा, अगर नहीं एग्जाम तो ग्रुप डी के लिए रेडी रहिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए रहिए। पैटर्न को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि पैटर्न नया है, पैटर्न ऑलरेडी CHSL 2023 में, सीपीयू 2024 में पहले भी आ चुका है, बस रेलवे के लिए नया हो सकता है कि इस तरीके से, थोड़ा अलग तरीके से पूछने का। अब इसमें क्या है, औसत गति पूछता, तो औसत गति क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है जो इस बार क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दे दिया है कि 54 जो है औसत वो दिया हुआ। देखिए ध्यान से कि इसमें दिया उसकी औसत चाल जो है, ये पैटर्न मतलब मैं जब अभी पढ़ा रहा था औसत तो उसमें आपको कराया भी गया होगा, अगर आप रेलवे फाउंडेशन में पढ़े होंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन कराए गए थे सीपीयू वाले, कि एक पूरी यात्रा के लिए उनकी औसत चाल दे दिया, यानी ये दे दिया, इसके बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम भी टोटल वाला, ठीक है। अब देखिए इसमें टोटल डिस्टेंस निकालना है तो इनको जोड़ना पड़ेगा, 8 14 8 कितना 22 22 और 32, तो 32 तो ये हो गए 19 और 76, 19 95 और 53, तो यहाँ से 5 दे देंगे तो हमारे पास 100 हो जाएगा, और यह बचेगा 148, यानी कि 32 और 1 3348, ये वैल्यू आ गई ऊपर में। अच्छा नीचे में टाइम कैसे निकलेगा, ये कटने वाले नंबर दिए होंगे जो दिया होगा, इससे स्पीड चला 3 के टेबल में कब आ सकता है, ये 3 गुना पे तो होगा नहीं, तो 13 गुना पे होगा, मतलब इसका टाइम जो आएगा वो 13 घंटे आएगा। अच्छा इसका x स्पीड दिया तो ये तो भाग देगा नहीं, तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा 1473/x, प्लस इसके बाद जो हमारे पास आएगा, ये देखिए 1 है और 3 है लास्ट में, तो 3 गुना या 13 गुना या 23 गुना, तो 13 गुना हमको दिख रहा है इसमें। अब आपको सॉल्व कर लेना है, यही क्वेश्चन था, ये स्पेशली यही क्वेश्चन है कि अब इसमें देखिए ये जरूर इससे कटने वाला नंबर दिया होगा। इसमें एक लॉजिक और भी लगा सकते थे कि ये जो x का मान है इसी ऑप्शन में से कोई एक होगा, तो यहाँ रख के देखिए किससे ये डिविजिबल है, अगर डिविजिबिलिटी होगा, क्योंकि अगर ये 54 आया है पॉइंट में नहीं आया है, इसका मतलब ये जरूर इससे कटने वाला नंबर होगा। जैसे 41 से अगर चेक करें तो 41 से हम 3 बार ले जाएंगे, 123 बच जाएगा, 123 के बाद हमारे पास कितना बचेगा, तो 123 का मतलब हमारे पास 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या 41 से कटेगा, 41 से 6 बार में 6 बार में कट जाए, मतलब ये x की वैल्यू 41 हो सकती है यहाँ पे। अब चाहे तो इसमें यहाँ रख के 41 को अगर डिवाइड करके यहाँ देखेंगे और इसके बाद जोड़ के भाग देके देख सकते हैं 54 आ सकता है। वैसे अगर कटने वाला है तो ज़्यादा तो चांस है कि एक ही आंसर होगा, लेकिन इसमें भी डिपेंड करता है कि आपका जो काटने की क्षमता वो कितनी अच्छी है। 41 की डिविजिबिलिटी रूल आती है कि नहीं आती है, कि एकाधिकान के हिसाब से 40 + 1 वाला रूल है, तो 4 गुना करके भी देख सकते हो, तो ऐसा नहीं कि पूरा भाग ही देना आपको। बाकी इसमें और जो नंबर दिया इसमें 19 देख सकते थे, इसमें 23 देख सकते थे, 43 देख सकते थे, देख सकते, और नहीं देख सकते तो इनको काटिए और इनको गुणा कर लीजिए, बहुत कॉमन तरीके से आ जाएगा। आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, वो आपके ऊपर, सारा कुछ कॉमन तरीके से किया जा सकता है। तो ये हो गए आपके 30 के 30 क्वेश्चन जो आपके आए थे 13/6/2025 को। तो बाकी डेली हम लोग क्लास करेंगे, यानी कि मंडे टू फ्राइडे इसमें करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। बाकी जो लोग आज पहली क्लास है इस बैच की, और बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन के जो लोग पहले इस बैच को ले लिए होंगे उनको ये मिनिमम प्राइस में मिला होगा, लेकिन अभी भी ये मिनिमम प्राइस है, बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अभी ये 134 रुपीज़ का ये प्राइस में मिलने वाला है आपको ये बैच, जिसमें हम 47 करेंगे। बाकी अगर आपका आगे का कोई भी रेलवे का एग्जाम होगा तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला होगा, अगर आप पहले से कुछ भी पढ़े हैं तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए रखते हैं इतना ही, और किसी को कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।